उसी चैनल पे किए हैं ना? फोन दीजिए, एडवांस अकाउंट का वॉल्यूम ऑन दीजिए। थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए सितंबर बैच में, सितंबर इंटर। चलिए बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सीए इंटर। अरे सीए इंटर रीस्टार्ट बैच फॉर जनवरी 2026। ये किन के लिए है? बेस्ट फॉर उन बच्चों ने जिन्होंने कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ रखी है और अब वो फर्स्ट टाइम जनवरी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइमर, और सिलेबस आधा अधूरा कच्चा पक्का पढ़ रखा है, तो बराबर करने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है, या पढ़ा बीच में क्लास छोड़ दिया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, उनके लिए है। दूसरा, जिन्होंने सितंबर 26 में एग्जाम दिया लेकिन वो अपने एग्जाम से बेहद नाराज हैं कि हमारा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके कई कारण हो सकते हैं। क्लासेस ठीक से नहीं हुई थी, तबीयत खराब हो गई थी, कहीं और किसी काम में घरेलू समस्याएं थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कई तरह की बातें हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और जो सितंबर 25 में एग्जाम दिया था और एग्जाम ठीक नहीं रहा था उनके लिए भी बेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें हम लोग ग्रुप 1 की सारी क्लासेस कराएंगे, ऑल क्लासेज होंगी। ठीक है, तीनों पेपर की, ग्रुप 2 के तीनों पेपर की क्लास होगी, और जो क्लास होगा वो 2 मोड में होगा। एक तो लाइव मोड होगा। लाइव मोड में बेटा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के 2-2, 4-4 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएंगी, जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस चाहें उतनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये क्लासेज कौन सी हैं? ये रेगुलर बैच की क्लासेज हैं, तो एक साथ दोनों मजा आपको मिल जाएगा। रिवीजन मोड में है तो कॉन्सेप्ट प्लस थोड़ी सब कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर और मन कर रहा है, टाइम बच रहा है, तो फिर 100% प्रैक्टिस के लिए आप रेगुलर बैच का भी वीडियो क्लासेज अवेलेबल होगा। जो सबसे अच्छी बात बेटा है वो ये कि क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, ये वाली, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, लेकिन वो ये यहां आगे पीछे होगा। सिस्टमेटिक चाहते हैं तो फिर ऐप पे होगा, और ये क्लासेज टॉपर्स ऐप पे अवेलेबल होगा। ऑफ कोर्स ये सबके लिए होगा। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ऐप है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1100 पर सब्जेक्ट है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1100 पर सब्जेक्ट है। सीए पढ़ाई में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के आराम से पूरी प्रैक्टिस करते रहेंगे और सारा काम होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लासेस के बारे में बात हो गई।
अब कौन पढ़ाएंगे? तो देखिए अकाउंट रेगुलर बैच में भी और इस बैच में भी मैं खुद आपके साथ हूं, भगवान लाल। एजुकेशन मेरा सीए है, सीएस है, सीएमए है और ऐसा मैं पिछले 30 ईयर्स से कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं आपको कॉस्टिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एफएम भी पढ़ाऊंगा। यही काम हम 30 साल से करते हैं। टैक्स के लिए और ऑडिट के लिए आपके हैं अरविंद दुबे सर। इन्होंने सीए किया है और एलएलबी किया है इन्होंने, और पिछले 20 सालों से ये टीचिंग भी करते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। लॉ के लिए सीए आरती मैम है और इनका भी 15 साल के करीब एक्सपीरियंस है, और एसएम के लिए सीए राजीव। सब लोग क्वालिफाइड फैकल्टी हैं और सब ठीक ठाक एक्सपीरियंस वाले हैं। 15-20 साल इनका भी एक्सपीरियंस है, तो ये आपके मेंटर होंगे। मैं फिर कहता हूं हम लोग देखो क्या करेंगे, पहले से क्लियर होना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन गैप नहीं होना चाहिए बेटा। हम लोग लाइव मोड में सारे कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेज भी देंगे। मतलब हर तरह का कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट और उसकी 100% प्रैक्टिस हम कराएंगे, लेकिन और प्रैक्टिस के लिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेज देंगे हर सब्जेक्ट की। फीस के नाम पे कुछ नहीं है, 1100 पर सब्जेक्ट है। कैसे? आपको टॉपर्स ऐप को डाउनलोड करना है, उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। ये आप आराम से बाद में कर सकते हैं, आप 2-4 दिन पहले पढ़ के देखिए। अगर आपको टीचर्स की बातें समझ में आए तब आप ये काम कर लीजिएगा। कब तक चलेगा? अच्छा, एक और बात फिर इसके अलावा, ये तो हो गया क्लासेस, ये हो गया फैकल्टी। अब एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, और वो बात है बेटा टेस्ट। देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में आपका टेस्ट होगा। यहां हम आपका लेंगे पार्ट टेस्ट, यहां लेंगे पार्ट टेस्ट, और यहां लेंगे हम आपका फुल टेस्ट। मतलब 50-50 वाला बात है। यहां पे जितना सिलेबस होगा, यहां जितना सिलेबस होगा, यहां 100% आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से करके आपको ये सारा काम करना है। टेस्ट का हम आपको इवैल्यूएशन भी देंगे, और जो बच्चे चाहें तो वो आराम से टीचर को मैसेज करके अपना जो डाउट है, प्रॉब्लम है, मेंटरशिप जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना। इसके लिए आप अपने टीचर से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? फोन नहीं, फोन इसलिए नहीं कि टीचर बिजी है, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप पे बात करेंगे और हम टीचर सभी उसका जवाब भी आपको देंगे। ठीक है ना मुन्ना? ये काम हम लोग करेंगे। तो अब इधर उधर की बात ना करके बेटा काम चालू किया जाए। रीस्टार्ट बैच का पर्पज समझ गए? पर्पज है हैंड होल्डिंग। वो तो लास्ट के 15 दिन 10 दिन में छटपटाने से क्या फायदा? अभी से पूरे 3.5 महीने, जब तक एग्जाम शुरू होता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे, पूरे 3.5 महीने। ठीक है ना? तब अच्छा होगा ना बेटा? तो आइए, मैं टाइमिंग भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। टाइमिंग मैं बता देता हूं। टाइमिंग एडवांस अकाउंट का यहां लिखा हुआ तो है ना, एडवांस अकाउंट लिख देता हूं अलग से। एडवांस अकाउंट की टाइमिंग डेली बेसिस पे 3 से 4 होगी, डेली बेसिस पे पीएम। और कॉस्टिंग की टाइमिंग 4:30 से 5 होगी। और जब कुछ कॉस्टिंग हो जाएगा तब फिर एफएम आपका शुरू होगा। बाकी टाइमिंग भी आपको मिलती रहेगी। पहले आप ये 2 शुरू कीजिए, कुछ और बच्चे आप जुड़ जाइए, फिर और सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, टैक्स और लॉ। ठीक है ना? एसएम फिर बाद में देखा जाएगा। हाँ, ये आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे ये सारी क्लासेज आपको अवेलेबल होगी तुरंत। मतलब इसमें देर नहीं, इसमें 100% क्लास पहले से रखी हुई है, एकदम लेटेस्ट। अब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्लासेस में पड़ी हुई है। सब्सक्राइब करते ही ये क्लास आपके पास
पहुंच जाएगा, 1 सेकंड की देरी नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब आइए, अब मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं एडवांस अकाउंट। देखिए, एडवांस अकाउंट का जो पेपर है वो पेपर है बेटा जी 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स में 30% ऑब्जेक्टिव है और 70% सब्जेक्टिव है। सुना आपने ठीक से, 30% ऑब्जेक्टिव है और 70% सब्जेक्टिव है। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। हालांकि कुछ में बेसिकली सिनेरियो होता है, जैसे कोई एक खास परिस्थिति दी होगी उसमें 5 क्वेश्चन, फिर दूसरी परिस्थिति दी होगी उसमें 5 क्वेश्चन, इस तरह से होता है। तो 15 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। रीजन लॉजिक नहीं देना होता, वो एमआर शीट पे भरना होता है। और इसके अंदर 14-14 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। होते तो 6 हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, और बाकी जो आपको सेलेक्ट करना है 5 क्वेश्चन 14-14 नंबर का आपको सेलेक्ट करना है। इसमें भी 5 नहीं होता, इसमें भी ए बी करके होता है। तो मोरलेस ये सारा चैप्टर कवर कर लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ही 14-14 नंबर का होता है, वरना ए बी करके होता है। मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हाथ के हाथ दिखाता जाऊंगा हर चैप्टर के साथ, और कराता भी जाऊंगा। ठीक है ना, तो वो जैसे जैसे बैच होगा वैसे वैसे आप देखते जाएंगे। सिलेबस में शॉर्ट में समझा देता हूं। सिलेबस बेटा इसमें 27 एएस है और 8 चैप्टर है। ये 27 एज जो है, इसमें से 7-8 एज तो आपको चैप्टर के साथ हो जाएंगे, लेकिन बाकी 20 एज आपको अलग से सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर वैसे तो बहुत है, लेकिन मेन है फिनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन और ब्रांच, इन्वेस्टमेंट और बाईबैक। हालांकि इन्वेस्टमेंट एज ए चैप्टर तो अब नहीं रहा, एज ए एएस ही रहा, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि चलो चैप्टर है तो है। यही बेटा 8 चैप्टर है, जिसमें ये अब ना के बराबर है, और 20 एज संपूर्ण पढ़ना है। 7 एज तो यही कवर हो जाएगा, जैसे एज 3, एज 14, एज 21, एज 23, एज 27, ब्रांच के साथ एज 11, एज 13, ये सब यही 1 2 3 4 5 6 7 यही कवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भले बता देता हूं मैं बेटा, ये सारे एज का बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट की तरह सारी पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और चैप्टर को तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक ना, आज मैं आप बच्चों के साथ शुरू करने जा रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात। शुरू करें, आइए। मैं अभी एक नोट्स दिखाऊंगा, उस नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप घर पे फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। ठीक है कि नहीं, वो पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम बता देता हूं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए कुछ नहीं करना है, एक टेलीग्राम आपको चैनल को ज्वाइन करना है। यहां पे आपको एडवांस अकाउंट के सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं उसका नाम आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। ये पब्लिक चैनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसमें करिए। टॉपर्स एडवांस अकाउंट, ये साथ साथ सब लिखा हुआ, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा।
अकाउंट क्लास नोट्स, और दूसरा बिल्कुल यही है, हैंड रिटेन नोट्स। इसी तरह से बेटा जी कॉस्टिंग का भी है, टॉपर्स कॉस्ट नोट्स और टॉपर्स कॉस्टिंग क्लास नोट्स। ऐसे ही एफएम का है, टॉपर्स एफएम नोट्स। ये टेलीग्राम के पब्लिक चैनल हैं, कोई भी आदमी जाके यहाँ पे ले सकता है और स्क्रीन स्प्लिट करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप अगर अलग से पढ़ना चाहें तो फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स की झंझट खत्म, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ये नोट्स हार्ड कॉपी में फ्रॉम टॉपर्स भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसका चार्ज होगा 1000 पर पेपर है। उसमें कुरियर का चार्ज भी, इसमें कोई बचत नहीं, कॉस्ट भी होता है विद कुरियर, इंक्लूडिंग कुरियर। ये भी आप ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके अंदर ये भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोगों के साथ आज की बात शुरू करना चाहता हूं। कोर्स 100% कवर होगा, इस बात को लेकर श्योर रहिए। अभी अपने पास पूरा 3.5 महीने है। हम लोग करेंगे क्या? 3.5 महीने यही तो पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूं, मैं भी खोल रहा हूं, अभी देखिएगा एडवांस अकाउंट क्लास नोट्स मिला आपको। यहां देखिए सारे नोट्स पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट हैंड रिटेन नोट से चलिए बेटा यहां से शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यह है आपका वॉल्यूम 1, 3 वॉल्यूम में किताब है अकाउंट की, कॉस्ट की। एकदम सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एस। क्या नाम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन ऑफ एस। मैंने C1, C2, C3 करके रखा है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक मिनट मुझे सेव करने दो, फिर मैं लिख पाने में सक्षम रहूंगा। कहां चला गया? अभी तो मैंने सेव किया था। कोई नहीं, फिर से सेव करके देखता हूं कहां चला गया। रुकिए, सेव टू फाइल, एडवांस अकाउंट नोट्स,
यहीं सेव किया जाए, हो गया सेव, ये रहा। आइए अब हम इस पे आराम से लिख सकते हैं और आपसे बातें कर सकते हैं। ये देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गैप refers to a common set of accepted accounting principles, standards, procedures। ध्यान से देखिएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? इट रेफर्स टू ए कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो समय आपका बर्बाद होगा। हम चाहते हैं कि आपका समय न बर्बाद हो, समझने पे ज्यादा फोकस करें और फिर बाद में अपना बैठ के आप इसको याद करें, समझें, मतलब यहां समझें, बाद में बैठ के प्रैक्टिस करें। याद तो हम यही करा देंगे। That business reporting entity must follow, business reporting entity must follow, ठीक है, when it prepare and present its financial statement। मतलब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा जब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को। इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ये कॉमन सेट ऑफ वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं दैट बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो बाय प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड, ऑथोरिटी मतलब ऑथोरिटी के आया है, और दूसरा जनरली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और मार्केट में, प्रैक्टिस में जो जनरली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग है और रिपोर्टिंग है, उसके तरह से करेंगे। ठीक है। अब ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे मेरे से अगर आप बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, तो इंटरनेशनल लेवल पे बेटा ध्यान दीजिए, ये रुक रहा है, रुकिए मैं टैब बदलता हूं बेटा, ये बार बार गायब हो रहा है, 1 सेकेंड टाइम दीजिए। पता नहीं क्यों ये बार बार गायब हो जा रहा है। मैं प्रिंट नहीं करता और जरा टैब बदलता हूं मैं, थोड़ा टैब बदल दीजिए, ये टैब बार बार वो गड़बड़ कर रहा है। या तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा, इसको हम IRFS बोलते हैं, IFRS। ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी में होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा इन इंडिया हो सकता है। इन इंडिया दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है CA इंटर में, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं कई बार इंड AS, ठीक है, उसे पढ़ना है CA फाइनल में। तो फाइनल वाला छोड़िए, अभी इसकी बात करेंगे। तो अगर फिर से समझ लीजिए, कोई पूछे कि गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितना है, तो आप बोलेंगे ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड है और कॉमनली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। ऑथोरिटेटिव में इंटरनेशनल लेवल की बात है और इंडिया की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे IFRS चलता है, इंडिया लेवल पे दो तरह का चलता है, AS चलता है और इंड AS चलता है। AS 27 है, इंड AS 39 है, और वो बढ़ता चलेगा, एक इंटर में पढ़ना, एक फाइनल में। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे बेटा इंडियन स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा जानकारी इंटरनेशनल और क्या बोलते हैं इंड AS का भी हम आपको देंगे। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जो हमें 27 पढ़ना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मार्केट रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ क्या, अदर रेगुलेटरी बॉडीज, विद सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि MCA हो गया, ठीक है कि नहीं, इन कंसल्टेशन विथ, देख रहे हैं MCA, इन कंसल्टेशन विथ नफरा। नफरा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी।
बट प्रिपेयर्ड बाई इंड एस, क्या बोलते हैं, सीए इंस्टीट्यूट, यानी कि सीए इंस्टीट्यूट बनाएगा, नफरा कंसल्टेंसी देगा, फिर एमसीए उसको रिलीज करेगा। 1 मिनट बेटा टाइम दीजिए, क्लास आपकी चलती रहेगी। इसको टैब को बदलते हैं क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहा। इसको जरा एक बार क्या बोलते हैं वो रिफ्रेश टाइप पे कीजिए, ज्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं काम हो रहा। लाइए, हाँ 77 हो जाएगा, काम करेगा ये। ले जाइए ना इसको, इसको जरा देखिए, इसको देखने की जरूरत है आपको। नहीं चल रहा, लिखने पे भाग जा रहा है। आओ बच्चों, मैंने टैब बदल दिया, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ठीक ठाक चलेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। आप आराम से बेटा अपने घर पे जहां भी आप हैं, आप बैठे रहिए, हम आपको यहां से पढ़ाते रहेंगे, ठीक ना, बैठे रहिए आप। ये फाइल नहीं खुल रहा है इसमें, कोई बात नहीं, मेरे पास तो इसमें है, लेकिन फाइल नहीं खुल रहा। यहां मेरे पास है। चलिए आगे बेटा, जनरली एक्सेप्ट। अच्छा लाइव क्लास है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से रेफर कर सकते हैं। देखिए इसमें फाइल नहीं खुल रहा, उसमें खुल रहा है तो लिखा नहीं जा रहा, वो जरा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। नहीं आया यहां पे, यहां जाके देखिए, यहां से ठीक कीजिए। निकाल आगे आगे। ठीक है, चलो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ज्यादा कंफर्टेबल मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो मैं करता गैप इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल और इन इंडिया बात होती है। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा, और इंडियन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये इंडिया है, हम कई बार इसको इंड एस भी बोलते हैं, ठीक है, इंड एस। और बाकी ये तो है ही, बाकी यहाँ पे ये कॉमनली एक्सेप्टेड जिसको बोलते हैं, मतलब जरूरी थोड़ा कि सब कुछ एस में लिखा हो, हर कुछ कायदा कानून थोड़े ना होता है, कुछ जमाने के रीति रिवाज भी होते हैं। तो जमाने के रीति रिवाज की बात भी हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें अंदर कन्वेंशन, एजम्पशन, प्रिंसिपल, कई तरह की चीजें होती हैं। अब आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। कहता है कि रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि एमसीए, ठीक है कि नहीं, इन कंसल्टेशन विथ नफरा, ठीक है ना, नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी, प्रिपेयर्ड बाय सीए इंस्टीट्यूट। मतलब गवर्नमेंट का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इशू करना, वो करता है एमसीए के थ्रू, और एमसीए मदद लेता है किसकी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बनाने का काम किसको दिया हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट, मतलब सीए इंस्टीट्यूट बनाता है, उसको ये चेक करता है, उसको रिकमेंड करता है, ये इशू करता है, ये पब्लिक को इशू करता है। तो काम समझा आपने, बनाइए, हम टेस्ट करके देखेंगे अच्छा बना है कि नहीं, हम बोलेंगे सब लोगों को चलिए खाइए, तो ये सबको बुलाएंगे, आ जाओ भाई, चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका रेडी है, आ जाओ सब लोग शुरू हो जाओ और यहां से अपना काम चालू करो। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है इस चीज को बनाने का, याद रहेगा एकदम अपने दिमाग में बिठाइए। शुरू से ही बेटा सीरियस रहेंगे ना तो बाद में अच्छा होता है। 4 एस्पेक्ट है बेटा, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर।
रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं, दिखाएं कि नहीं दिखाएं, दिखाएं तो कब दिखाएं। मेजरमेंट एट व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट दिखाएं, जैसे हम गुडविल दिखाएं कि नहीं दिखाएं, दिखाएं तो कितने पे दिखाएं, हम इनकम दिखाएं कि नहीं दिखाएं, दिखाएं तो कितने पे दिखाएं, टेंजिबल एसेट दिखाएं कि नहीं दिखाएं, प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए, बनाए तो कितने पे बनाए। प्रेजेंटेशन ये वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है जिससे वो ज़्यादा मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करें, इंफॉर्मेशन कैसे दिखाएं कि वो ज़्यादा मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल हो, कैसे हम ये काम करें, ठीक है बेटा। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या है बेटा जी? डिस्क्लोजर का मतलब है कि रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का डिस्क्लोजर है प्रेजेंटेशन के बाद, टू एनेबल द यूजर टू गेट द इनसाइट इनटू व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, एंड देयर बाई फैसिलिटेटिंग देम टू टेक प्रूडेंट और इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, और बिजनेस डिसीजन सही है कि नहीं है इस बात को फैसिलिटेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस मुकदमा है, देखो केस मुकदमा में कल दिक्कत हो सकती है, तो ये बात तो होनी चाहिए ना। क्या कोई फेस टू फेस बैच अवेलेबल है? हाँ बेटा, फेस टू फेस बैच मई के लिए अवेलेबल है, जनवरी के लिए अब अवेलेबल नहीं है बेटा। इट्स प्योर ऑनलाइन बैच जनवरी के लिए। रीस्टार्ट बैच इज ए प्योर ऑनलाइन बैच, नो फेस टू फेस, ठीक है ना। फेस टू फेस में समय ज़्यादा लगता है तो जनवरी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मई के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगले सितंबर के लिए 3 अक्टूबर को शुरू होगा। आप जहाँ पे हैं बेटा वहीं पे बैठ के पढ़िए मस्त, यूट्यूब पे क्लासेस जा रही हैं, पढ़ते रहिए। रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन और इवेंट टू अनेबल यूजर टू गेट एन इंसाइट इनटू व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, क्या बताना चाह रहा है। मैं कह रहा था कि कोई केस मुकदमा है, तो भाई वो केस मुकदमा तो बताना चाहिए ना कि क्या वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। एंड देयर बाई फैसिलिटेटिंग देम टू टेक प्रूडेंट और इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन, और सही और इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन ले पाने की क्षमता डेवलप करें। देखो पूरी बात जाने बगैर अगर हम कोई काम करें तो फिर कैसे होगा बेटा, बताओ, बात तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे है कि नहीं भाई पूरी बात बताई जाए ताकि सामने वाला जो यूजर है उसको एकदम इन्फॉर्म डिसीजन मिले, कोई भी गड़बड़ डिसीजन ना हो, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे चलें। बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्या बेनिफिट है? तो कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यूनिफॉर्मिटी बना के रखता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। एक पॉलिसी या प्रिंसिपल गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, एक्स भी वही करेंगे, वाई भी वही करेंगे, जेड भी वही करेंगे, सब लोग वही करेंगे। और जब सब लोग वही करेंगे फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं ना, फिर तो कोई समस्या होगी ही नहीं। आगे आइए, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, कंपेरेबिलिटी। अब यूनिफॉर्मिटी होगी बेटा तो कंपेरेबिलिटी तो अपने आप हो जाएगी, चीजें अपने आप कंपेरेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे इनहेंस होगा। हम टाटा स्टील को विजयनगर स्टील के साथ आराम से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। और रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट, कि जो एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर मान लीजिए कोई है मिनिमम डिस्क्लोजर की या किसी तरह के खास प्रेजेंटेशन की, अब हो सकता है आप अपने जनरल प्रैक्टिस में उसे नहीं करते हो, एएस में लिख दिया जाएगा कि ये जरूर डिस्क्लोज करना है, ये जरूर प्रेजेंट करना है, तो फिर आप करेंगे। एक बहुत अच्छा गाइडलाइन भी है, अगर किसी चीज के बारे में किसी अकाउंटेंट को नहीं पता चल रहा तो अकाउंटेंट इस गाइडलाइन को समझ के उन चीजों की बात कर सकता है, ठीक है ना। आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अभी तक हमने समझा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है। देखिए कहता है कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ASB बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय ICI इन 1977। इंटरनेशनल लेवल पे 73 में हुआ था, तो इंडिया में 77 में हुआ। इसके अंदर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग, रेगुलेटर्स जैसे सेबी वगैरह के लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, RBI, CBDT, ये एकेडमिशियन, प्रोफेसर्स, ऐसे लोग इसके अंदर शामिल हैं। ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं
प्रॉब्लम एरिया, किस एरिया में दिक्कत है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कि ऑनलाइन आया है मार्केटिंग, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जो सेल हो रही है उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। अब बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो दिक्कत हो रही है, ठीक बात है। तो फिर उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे एक गाइडलाइन दे देंगे। एक अकाउंटिंग है लीज, लीज एक ऐसी चीज जहाँ कंफ्यूजन होती है तो उसके बारे में दे देंगे हम अकाउंटिंग। तो जो प्रॉब्लम एरिया आएगा, ऐसी कुछ भी चीज आएगी तो उसके बारे में वो एरिया तय की जाएगी। उसके ऊपर स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा। स्टडी ग्रुप अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग अलग इंडस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे वहां क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे वो एक ड्राफ्ट रफ तैयार करेंगे और रफ को मेंबर्स ऑफ सीए इंस्टीट्यूट और वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज को सर्कुलेट किया जाएगा कि देखो भाई हम ऐसा सोच रहे हैं। फिर उनसे मीटिंग भी किया जाएगा ताकि उनका व्यू पता चले, और जब उनका व्यू पता चलेगा तो उसको एक्युमुलेट करके हम एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे। और ये कॉमन पब्लिक को, पहले कॉमन पब्लिक को नहीं, पहले तो गवर्नमेंट बॉडीज को, सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर को, बाद में हम कॉमन पब्लिक को दे देंगे। ठीक है, कॉमन पब्लिक उस पर अपना कमेंट करेगा, और कमेंट को अगर हमें लगा कि भाई नहीं ये जरूरी है, हमें तो इसका ध्यान देना ही चाहिए, अगर ऐसा लगा तो फिर उसको अपने ड्राफ्ट में मॉडिफाई कर लेंगे और फिर सीए इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे काउंसिल को। काउंसिल अपनी ऑथोरिटी के अंदर उसे इशू करेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनल एस। और फाइनल एस जब इशू होगा तो वो अगर नफरा ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, तो इशूड बाय एमसीए होगा, नोटिफिकेशन बोलते हैं। और जितने कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं सेक्शन 133 के अंदर, कंपनीज एक्ट सेक्शन 133 के अंदर एमसीए को ये पावर है, मतलब गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर सकता है। और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उन पे बिना रिकमेंडेशन के भी चला जाएगा। तो इस पे फाउंडेशन में भी क्वेश्चन आता है कि अदर एंटिटीज को क्या नफरा के थ्रू जाना है या एमसीए के थ्रू जाना है या डायरेक्ट। इस काउंसिल ने इशू कर दिया, काफी है। पार्टनरशिप और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए, कंपनीज के लिए एमसीए के द्वारा रिकमेंड होना, नोटिफाई होना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं ये पावर भी है, एएस की पावर। ठीक बात है कि नहीं। अब स्टेटस क्या है, देखो भाई आईसीआई को लीगल बॉडी तो है नहीं, ठीक है, तो ये अपने मेंबर्स के ऊपर तो इन्फोर्स कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। किसी और के ऊपर तभी होगा जब कोई एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट या कोई एक्ट आए और वो बोल दे, तभी ये बाकियों पे एप्लीकेबल होगा, या बाकियों पे बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं बेसिक परिचय। इस पे बेटा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसको अपने बैकग्राउंड में रखिएगा, और बैकग्राउंड में रखेंगे तो ये काम आएगा। ठीक है ना। यही था हमारी तरफ से आपका चैप्टर नंबर 1। कुछ बच्चों को समझ आया? कमेंट वगैरह करके बताएं अगर कुछ समझ आया तो। कमेंट और वीडियो बाद में देखें तो बाद में भी कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे और अपनी अगली क्लासेज में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये सारी क्लासेज यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी। एक चैनल है सीए इंटर बाय टॉपर क्लासेज, जो आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे आराम से आप देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मैं आपके सामने बेटा चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 है, एक मिनट, अभी इसी में कुछ और भी है बेटा, रुक जाओ, थोड़ा और पढ़ा दें। नीट ये पढ़ लें अभी कि बाद में पढ़ें? चलो पढ़ ही लेते हैं। ये अभी नहीं पढ़ना चाहिए बेटा हमें। अभी हमें ना चलो पढ़ लेते हैं, छोड़ने से क्या फायदा। आ जाओ।
इसको भी देख लेते हैं। नीड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इस बात के लिए क्या जरूरत है। तो बोला कि देखो फंड रेजिंग होगा इंटरनेशनल लेवल पे, कंपेरेबिलिटी होगी फिनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड यूरोपियन किसी कंपनी से कंपेयर होगा, चाइना का इंडिया से कंपेयर होगा। अब दोनों का मान लो अलग अलग बेस है, अलग अलग रूल है, तो अलग अलग रूल के बेसिस पे कैसे बात होगी। मैं कोई और भाषा बोलूं, आप कोई और भाषा बोलें, तो कैसे बात बनेगी बेटा। हम सबकी भाषा कैसी होनी चाहिए, हम सबकी भाषा तो सेम होनी चाहिए ना, तभी बात बनेगी। आगे आइए, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेहद जरूरी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मान लो इंडिया में कोई फॉरेन का आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, या इंडिया का कोई आदमी अफ्रीका में, जापान में इन्वेस्ट करना चाहता है, जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेगा नहीं, हालात को समझेगा नहीं, कैसे बात करेगा। तो ये जरूरी है कि हमें क्या हो बेटा, ये जरूरी है कि वहां पे जो चीजें हैं वो एक जैसी हो, एक जैसी नहीं होंगी तो बात नहीं बनेगा। इसके अलावा देखो आप, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेट होता जा रहा है, मतलब हो सकता है इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बन रहा है, वहां किसी और तरीके से बन रहा है, तो दिक्कत आएगी। आजकल ग्रुप रिकंस्ट्रक्टिंग होता है, आपने सुना होगा कि यहाँ पे होल्डिंग है, वहाँ सब्सिडरी है, वहाँ सब्सिडरी है, वहाँ सब्सिडरी है, वहाँ ज्वाइंट वेंचर है, वहाँ एसोसिएट है। अब मान लो सब लोग अलग अलग तरीके से बात करें तो फैमिली कैसे बनेगी। बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी खरीद रहा है, बाहरी कंपनी इंडियन कंपनी खरीद रहा है, अलग अलग होंगे तो कैसे होगी। ठीक है ना, मर्जर हो रहा है, टाटा मोटर्स ने जगुआर को मर्ज किया, अब टाटा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरह के होंगे, जगुआर के अलग तरीके से होंगे, तो कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट अब ऐसा मल्टी फेरल होता जा रहा है, कंट्री की बाउंड्रीज को तोड़ के बढ़ता जा रहा है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसा कैसे हो। हम अपने गांव में रहते थे तो अपने गांव में भोजपुरी बोलते थे, हमारा काम चल जाता था, लेकिन जब हम दिल्ली में आए तो हमें हिंदी बोलना पड़ा। हम जब आर्टिकलशिप करने गए बड़ी कंपनियों में तो हमें इंग्लिश बोलना पड़ा। नहीं बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे वहां, तो कैसे समझेंगे वो लोग, क्योंकि उसमें बाहर के लोग भी कई बार आते थे। मान लो कि बाहर के नहीं भी हैं, पंजाब के हैं, भोजपुरी कैसे समझेंगे, बंगाल के हैं, भोजपुरी कैसे समझेंगे। तो बड़ा जरूरी है कि हम चीज़ों को एक पर फॉर्मे पे, एक चीज़ों पे दिखाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए नीड क्या महसूस की गई, नीड महसूस की गई कि देखो भाई एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जो सबकी जरूरतों को पूरा करे, तभी जाके बात बनेगी। ठीक बात है ना। चलें आगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। देखिए जून 73 में IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी, जिसने अप्रैल 2001 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। जो मेंबर्स उसमें थे उन सब लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। जैसे अमेरिका के थे लोग, कनाडा वगैरह के थे, ऑस्ट्रेलिया था, और यूरोप के कुछ कंट्री थी। लेकिन फिर बाद में थर्ड कंट्रीज भी आने लगी, चाइना बड़ा हिट हुआ, इंडिया बहुत हिट हुआ, और भी बहुत सारी कंपनी आने लगी। तो फिर ऐसे केस में देखा गया कि भाई 5, 7, 10 देशों के लिए अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे तो उसे ग्लोबल नहीं कह सकते हैं। ग्लोबल वही चीज़ हो सकती है जो बहुत सारे या सबके लिए हो। तो फिर उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक नया बनाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसमें थोड़ा बड़ा दायरा किया, इंडिया के लोगों को भी लिया, चाइना के लोगों को भी लिया, मतलब इस तरह के। अब हमको छोड़ के आप कुछ वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं। और उसने फिर बनाना शुरू किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो अब अगर इन्होंने इसको हटा के यहाँ बना दिया है तो ठीक है, नहीं तो जो ये हैं वो हैं और नए वाले ये बनने शुरू हो गए। आज तक यही बन रहा है। तो एक बार फिर से सुनिए, 73 से कहानी की शुरुआत हुई, इंड एस बनता गया, 2001 के बाद
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनना शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, क्या है ये IFRS? IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड, रूल बेस्ड नहीं, प्रिंसिपल बेस्ड। दे एस्टेब्लिश ब्रॉड रूल्स रादर देन डेडिकेटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वो ना आप पढ़ेंगे जब इंड एस वगैरह या इंटरनेशनल एस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो ना एकदम स्पेसिफिक नहीं कहता कि यही करो, वो कहता है कि देखो ऐसी परिस्थिति अगर होगी तो आपको ऐसे करना चाहिए। वो परिस्थितियां बताएगा, वो प्रिंसिपल बताएगा कि देखो ऐसे में चूंकि कंट्रोल नहीं है कस्टमर के ऊपर तो सेल नहीं मानना चाहिए, हमारा एसेट के ऊपर कंट्रोल छूट गया तो हमें एसेट नहीं मानना चाहिए। मतलब वो प्रिंसिपल बताएगा, वो नहीं कहता कि डेबिट करो एसेट्स को, ऐसा वो नहीं कहेगा। सो दैट इट कैन बी अप्लाइड इन डाइवर्स सिचुएशन प्रिवेलेंट इन डिफरेंट नेशंस। देखो इंडिया का भौगोलिक वो सिचुएशन अफ्रीका से अलग है, हमारे व्यापार का स्टैंडर्ड वहां से अलग है, हम अमेरिका से अलग हैं, हमारे यहाँ कस्टम रीति रिवाज अलग है, परेशानियां अलग है। तो आप एकदम ऐसा कोई रूल बना दोगे नहीं सब ऐसे ही करो, कैसे होगा? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए जैन धर्म में है कि भाई हम खेती नहीं करेंगे कि उसमें हत्या हो जाती है, इसीलिए आप जाके देखिए गांव में जैन धर्म नहीं फैल पाया, व्यापारी लोगों में फैला, क्योंकि व्यापारी खेती के बगैर काम हो जाएगा, किसान खेती के बगैर कैसे काम करेगा? या कुछ श्वेतांबर या दिगंबर में है कि कपड़े कम पहनना है, मतलब उसकी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, मजबूरी है, रिस्ट्रिक्शंस है, डिसिप्लिन है। अब वो चीज़ें आप ठंडे प्रदेशों में कैसे लागू करेंगे? मंगोलिया में या और आगे, वहाँ तो चमड़ा पहनना पड़ता है जानवर का, तब जाके बात बनती है। तो इसीलिए जैन धर्म और जगह नहीं फैला, क्योंकि उनके रूल्स अलग थे। तो आप जैन धर्म का रूल पूरे वर्ल्ड में, या हिंदू धर्म का रूल पूरे वर्ल्ड में, या ईसाई धर्म का रूल पूरे वर्ल्ड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल बता सकते हैं कि भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, धर्म को लेकर संकीर्ण विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, लोगों पे दया करनी चाहिए, जानवरों से प्यार रखना चाहिए। ये तो ब्रॉड प्रिंसिपल है, ये हमारे ईसाई धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, जैन में भी है, बौद्ध में भी, इस्लाम में भी है, ये तो कर सकते हैं। तो यहां भी यही हुआ कि ब्रॉड प्रिंसिपल्स को लेने की बात हुई। ठीक है, आगे बढ़िए। अब IRFS कंप्लायंस देखो, अगर आप इसे एडॉप्ट करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में एडॉप्ट होगा, जैसे पाकिस्तान ने एडॉप्ट किया है, यानी कि जो इंडे क्या बोलते हैं IFRS है वो एज इट इज पाकिस्तान में अप्लाई होता है। लेकिन एक होता है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करना मतलब अप्लाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी कंपेरेबल करेंगे जो मोर और लेस आपके जैसा होगा, मतलब हम परछाई क्रिएट करेंगे, बट एकदम एज इट इज नहीं लेंगे। ठीक है कि नहीं? क्यों भाई, तुम अलग क्यों लोगे? देखो कई बार टर्मोलॉजी का फर्क होता है, हमारे यहाँ बैलेंस शीट बोलते हैं, बाकी जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन परेशानी होगी, हमारे टर्म कुछ अलग है। हम कैसे बोलते हैं शिव जी, राम जी, वहां बोलते हैं रॉबर्ट। तो जरूरी है कि इंडिया में हम रॉबर्ट बोलें तभी एक अच्छे आदमी होंगे, जेम्स बोलें, जेम्स बॉन्ड बोलें तभी अच्छे होंगे। हमें राम रहीम में क्या क्या बुराई है भाई? तो टर्मोलॉजी का फर्क है, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी अलग है, तो हम एज इट इज नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक काम करें, उसी के जैसा बिल्कुल बनाएं। ठीक है ना? थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, इसको बोलते हैं कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है कि भाई जो इंडेस में या IFRS में है वैसा ना होके हमने थोड़ा अलग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको एडॉप्ट करने में हमारे यहाँ बड़ी परेशानी आ रही थी, सब नहीं थोड़ा सा। और कार्विन, कार्विन मतलब आपने कुछ नहीं रखा है लेकिन हमें लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा बेटर होगा, तो हमने कुछ एडिशनल गाइडलाइन ले लिया। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे कार्व इन। ठीक है, तो ऐसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए रखिए। अब इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में कन्वर्जेंस हुआ, इंडिया में हमने एडॉप्ट नहीं किया, इंडिया में हमने एडॉप्ट नहीं किया, हमने क्या किया? कन्वर्जेंस किया। दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे होता है,
या छोटे कॉरपोरेट पे, और इंड एस जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कुछ खास शर्तें हैं बताऊंगा मैं, उनके ऊपर लागू होता है। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये फाइनल में पढ़ेंगे, ये इंटर में पढ़ना है बेटा। देखो क्या है इंड एस। इंड एस आर कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जाहिर एमसीए, अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एएसबी ऑफ सीए इंस्टीट्यूट एंड इन कंसल्टेशन विथ नाफ्रा। इंड एस आर नेम्ड सेम एज इंड एस, मतलब आईएएस और आईएफआरएस। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर 8 है ना, 7 है, तो यहाँ भी नंबर 7 होगा। जैसे कैश फ्लो, यहाँ मान लीजिए लीज का है 116, तो यहाँ भी लीज का 116 होगा, बिल्कुल सेम होगा। सेम नंबरिंग होगी, इंड एस होगा तो नंबरिंग सेम होगी, इंड एफआरएस हो तो भी नंबरिंग सेम होगी। फर्क बस ये है, एएस होगा मतलब आईएएस होगा तो सीधा 1 2 3 4 होगा, लेकिन अगर आईएफआरएस होगा तो 100 प्लस आईएफआरएस नंबर। जैसे मान लो आईएफआरएस 16 है तो हम 116 बोलेंगे, अगर 12 है तो हम 112 बोलेंगे, 3 है तो हम 103 बोलेंगे। नंबरिंग भी बिल्कुल मोरलेस उसी की तरह हमने करा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंड एस इंडिया के द्वारा लागू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री एंड रोड मैप ऑफ इंड एस। क्या है हिस्ट्री और क्या है रोड मैप ऑफ इंड एस? कहता है कि 2002 में G20 की मीटिंग हुई, जहां इंडिया ने कहा कि भाई हम भी आपकी तरह एएस बनाएंगे। 2006 में सीए इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव शुरू किया। 2015 में सीए इंस्टीट्यूट ने बना लिया और बोला कि जिसको भी वॉलंटरी बेस पे आना है आ जाओ। और 2016 में उन्होंने कहा कि सबको मैंडेटरी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फेज 1 बड़ी बड़ी कंपनियां अभी बताएंगे हम। और 2017 में फेज 2 लागू कर दिया सभी कंपनियों के लिए। तो अब तो इंडिया में भी लागू हुए 8 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2016, कंपनी लिस्टेड एंड इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज और हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, उनके ऊपर लागू हो गया। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, ध्यान से देखो, जो लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और 500 करोड़ वो हो गए, अनलिस्टेड कंपनी 500 करोड़ वो हो गए, और पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट इनका जितना भी है उन सब के ऊपर हो गया। फेज 2 में जितनी कंपनियां लिस्टेड है इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे 500 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, उनके ऊपर होगा। और इंड एस जिनका 250 करोड़ मतलब अनलिस्टेड जिनका 250 करोड़ से ऊपर है उनको भी हो गया, और पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो उनके ऊपर हो गया। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि सबसे लिस्टेड कंपनियों के ऊपर इंड एस लागू होता है। 250 करोड़ से नेटवर्थ ज़्यादा है उस पर लागू होता है, और उनकी पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट पे लागू होता है। एनबीएफसी पे 500 करोड़ है तो 2018 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और 250 करोड़ या लिस्टिंग है तो 2019। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे अभी तक नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, इंड एस नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल मीडियम कंपनीज इंटरप्राइज का जो एक्सचेंज है उस पर नहीं लागू होता। और दूसरी बात, इंड एस अगर एक बार लागू आपने कर लिया, चाहे वॉलंटरी क्यों नहीं हुआ, आपको इंड एस फॉलो करना ही है, आप वापस लौट के नहीं आ सकते। मतलब इंड एस इफ वंस एक्सेप्टेड इट इज एक्सेप्टेड फॉर एवर, यू कैन नॉट कम बैक, आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू एस। इसके पढ़ाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट्स वगैरह में कभी कभी आता है, और दूसरा बैकग्राउंड रहेगा तो फिर 27 एस पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। मैं टाइम बता देता हूं अपने प्यारे बच्चों को। हम लोग इसी वक्त मिलेंगे 3 बजे से 4 बजे तक हम आपको एडवांस अकाउंट पढ़ाएंगे, और शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक कॉस्ट एंड एफएम होगा। पहले कॉस्टिंग होगा फिर एफएम होगा। क्लासेज बेटा डेली है। टारगेट है जनवरी 2026 एग्जाम। आपने देखा ही A to Z कॉन्सेप्ट होगा,
और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं थोड़ी प्रैक्टिस हो पाएगी क्योंकि समय थोड़ा कम है। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिनमें आप अपने चैप्टर की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, YouTube लाइव पे होगा। इसका मतलब आज तो अकाउंट थोड़ा जल्दी हो गया, तो आप 4:30 बजे एक बार फिर से आइए, हम आपके साथ शुरू करेंगे कॉस्टिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर 4:30 बजे। और क्या पढ़ेंगे उसमें? कॉस्टिंग। सेकेंड ग्रुप अगर आपका है तो आइए, और बाकी एडवांस अकाउंट तो 3 बजे कल हम फिर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।